हाय एवरीवन। सो लास्ट वाला टॉपिक जो था वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को डिस्प्ले नहीं किया था उसका नोट्स। तो ये है हमारा एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। जो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था कि इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, बट ओके, काम में आएगा यार। इसी जरूरत पड़ेगी हमें आगे फॉर्मूले में। थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, आई होप ये यहाँ पर भी हो। ओके 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 ओके, क्योंकि इसका डेरिवेशन आगे काम में आएगा, इसलिए आपको ये इसका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। देखो, हमने पढ़ लिया था कि एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एल एन ओमेगा होता है, राइट। एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एल एन ओमेगा होता है। और इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू, मतलब मान लीजिए हमारे पास जो एक्सटर्नल पैरामीटर है वो कोई वाई है, तो आपका जो ओमेगा है वो किसका फंक्शन हो गया, वाई का हो गया। ठीक है। और क्योंकि एस जो होता है वो के एल एन ओमेगा होता है, अगर ओमेगा वाई का फंक्शन है तो एस भी किसका फंक्शन हो गया, वाई का फंक्शन हो गया। इस एक्सप्रेशन से अगर अपन वैल्यू निकालें तो सबसे पहले इस के को नीचे भेजते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एस वाई अपॉन के इज इक्वल्स टू एल एन ओमेगा। और फिर लॉग को दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो यहाँ से लॉग हट जाएगा और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लग जाएगा। तो ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल एस वाई अपॉन के, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। ओके, ये इतना हमें समझ में आ गया। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में इसका यूज करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, जो पी है, पी वाई है, वो प्रोपोर्शनल टू है ओमेगा एक्सपोनेंशियल एस वाई अपॉन के। करेक्ट। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया। इक्वेशन 3 क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर किसी स्टैंडर्ड वैल्यू पर y पैरामीटर की वैल्यू y नोट है और एंट्रोपी s नोट है, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा मैं बता देती हूँ। तो स्टैंडर्ड रिलेशन में हमारे पास p नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p नोट हो जाएगा हमारे पास p नोट प्रोपोर्शनल टू, p नोट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल s नोट अपॉन k। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे p नोट बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, हाँ, इसको एक काम करो, इसको इस तरह से समझो, ये वैसे भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं बेटर है यही लिख दूं। हमारे पास फॉर्मूला मिला है पी वाई प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल एस वाई अपॉन के। अगर वाई पैरामीटर की शुरुआती वैल्यू वाई नोट है तो उस टाइम पे ये इक्वेशन कैसे होगी, पी जो है वो वाई नोट पर कितना था, एंट्रोपी है जो वाई नोट पर कितना था, और के तो आपका कांस्टेंट है। करेक्ट। तो अपने पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, पी वाई अपॉन पी वाई नोट, और जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे वही कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हम इक्वेशन को बराबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा एस वाई अपॉन के अपॉन ई की पावर एस वाई नोट अपॉन के। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद इसको मान ली, लेट जो पी वाई नोट पे वैल्यू मिली थी वो मान लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी नोट से करेंगे। करेक्ट। और एस वाई नोट जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए एस नोट से, जो कि इनिशियल प्रेशर और एंट्रोपी है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पी वाई अपॉन पी नोट मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू ऊपर हमें मिलेगा एस वाई अपॉन के डिवाइडेड बाय, और नीचे हमें क्या मिलेगा, ई की पावर एस नोट अपॉन के। अब जो पी वाई है उसको सिंपली पी से लिख देते हैं, और एस वाई जो है उसको सिंपली एस से लिख देते हैं। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी,
पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर एस अपॉन के डिवाइडेड बाय ई की पावर एस नॉट अपॉन के हो जाएगा। इस एक्सपोनेंशियल को ऊपर भेजते हैं, p अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर s माइनस एस नॉट अपॉन के हो जाएगा। s माइनस एस नॉट क्या होता है, डेल्टा s हो जाएगा। और इस p नॉट को इधर भेजते हैं तो p इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल डेल्टा s अपॉन के। अब ये रिलेशन जो है वो हमें डिराइव करके यहाँ पर बताया हुआ है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिखा हुआ p इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस अपॉन के, और ये डेल्टा एस जो है वो क्या है, एस वाई माइनस एस वाई नॉट। ये समझ में आ ही गया अपन को, करेक्ट। तो ये हमारे पास और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब क्योंकि हमें मिला है ई की पावर डेल्टा एस अपॉन के, तो आप बताइए कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी एंट्रोपी भी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसलिए हमारे पास एंट्रोपी क्या होती है, साम्यावस्था की स्थिति पर निकाय की एंट्रोपी मैक्सिमम होनी चाहिए। बस बाकी ये सारी चीजें काम की नहीं है, ये वाली चीजें किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट हमारे हम टॉपिक पे आ जाते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पर। अब गिब्स फ्री एनर्जी के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम लेंगे, ठीक है, और वो किसी एक ऊष्मा भंडार हीट रिजर्वयर के कांटेक्ट में है, और उसको हम नाम दे देंगे ए प्राइम। और जो ऊष्मा भंडार है उसका टेम्परेचर कितना है, टी प्राइम, और उसका प्रेशर कितना है, पी प्राइम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हीट रिजर्वर होता क्या है। वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो अन्य निकाय जिनके साथ वो इंटरेक्शन करता है उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होती है। दिख भी रहा है कि इसको बहुत छोटा लिया है, इसको बहुत बड़ा लिया है। जैसे एक पानी का ग्लास जो है वो ए निकाय हो सकता है, तो उसके आसपास का जितना भी सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, वो उसका पूरा का पूरा क्या हो सकता है, ए प्राइम हो सकता है। उसे हम ऊष्मा भंडार कह सकते हैं। तो पानी अगर ठंडा भी है तो ठंडे पानी का ग्लास रखने से क्या रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा। पानी गर्म रखने से क्या रूम में गर्मी हो जाएगी, नहीं होगी। तो चाहे उस हमारे सिस्टम से हीट जो है निकल के उसके पास जाए या ना जाए, उसका टेम्परेचर जो है और प्रेशर जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर ऐसा इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस वजह से जो हीट रिजर्वर होता है उसकी अन्योन्य क्रिया करते समय में उसकी जो एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों निकायों के बीच में अगर एनर्जी एक्सचेंज होता भी है तो भी उसका जो टेम्परेचर होगा यानी टी प्राइम जो होगा और उसका जो प्रेशर होगा पी प्राइम होगा, उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टी प्राइम और पी प्राइम इस कंडीशन में कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि टी प्राइम और पी प्राइम जो है वो ऊष्मा भंडार के टेम्परेचर और प्रेशर हैं। हमारे सिस्टम से कुछ भी हीट जाती है या वहां से ली जाती है, उससे सराउंडिंग के टेम्परेचर पे और प्रेशर पे कोई अंतर नहीं आएगा। ओके अब हमारे पास हमने सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं। तो माना हमारा एक सिस्टम है ए और वो ए प्राइम के साथ में कांटेक्ट में है, थर्मल कांटेक्ट में है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर का एक्सचेंज हो सकता है। दोनों से मिलकर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम बनता है। तो V स्टार इज इक्वल टू दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस वी प्राइम, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि V स्टार जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा dV और इसका हो जाएगा प्लस का dV प्राइम। तो dV प्लस dV प्राइम अगर 0 होता है तो dV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का dV प्राइम आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस वापस वही चीज अपन कर रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ए स्टार होता है वो मिलकर बना होता है ए प्लस ए प्राइम पे, और हम वाई पैरामीटर अगर ले रहे हैं तो हम ये देख चुके हैं कि जो ओमेगा होता है वो ओमेगा इंटू ओमेगा प्राइम होता है। दोनों का लॉग लेते हैं तो वो हमारे पास लॉग में आ जाता है। एस का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं, के एल एन ओमेगा होता है। और अगर ये वैल्यू इसको के से मल्टीप्लाई करके, इसको के से मल्टीप्लाई करके और इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस स्टार होगा, ये एस होगा और ये एस प्राइम होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास ये एस स्टार जो है वो एस प्लस एस प्राइम, ये इक्वेशन 3 हम पहले डिराइव कर चुके हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है ज्यादा ध्यान देने की। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का जस्ट फॉर्मूला हमने अभी भी डिराइव किया है, P इज इक्वल टू पी नोट। पी नोट इनिशियल वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू हमारे पास मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू है, तो पी नोट एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस स्टार अपॉन के, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम की रखी है और पूरे यहाँ आप सोच सकते हो मैक्सिमम क्यों रखा है, क्योंकि हमने ए और ए प्राइम से मिलकर बना हुआ सिस्टम लिया है। और जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में एंट्रोपी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसकी मैक्सिमम होती है। और एंट्रोपी भी कितनी और एंट्रोपी पूरे सिस्टम की कितनी होगी, डेल्टा एस स्टार होगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा, जिसका डेरिवेशन जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
हम जानते हैं कि जब साम्यावस्था होती है तो हम देख चुके हैं कि साम्यावस्था में एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है उसकी कंडीशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में निकाल चुके हैं कि डेल्टा एस स्टार जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख पाएंगे कि ये डेरिवेशन हमने किया था। अगर डेल्टा एस प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डेल्टा एस प्राइम बेसिकली था क्या, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस प्राइम, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब माना कि जो हमारा ऊष्मा भंडार है वो सिस्टम से थोड़ी सी ऊष्मा लेता है और ये क्वासी स्टैटिक है। क्वासी स्टैटिक का मतलब बहुत छोटा सा प्रोसेस है जिसमें साम्यावस्था डिस्टर्ब नहीं हुई है, और वो कितनी हीट ले रहा है, क्यू प्राइम ऊष्मा लेता है। तो अगर वो क्यू प्राइम ऊष्मा लेता है तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस प्राइम। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ प्राइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन से निकाय की बात कर रहे हैं हम, ए प्राइम की बात कर रहे हैं। ए प्राइम ने कितनी हीट ली है, क्यू प्राइम ली है, उसका टेम्परेचर कितना है, टी प्राइम है, तो उसकी एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, डेल्टा एस प्राइम होगा। और हम जानते हैं डेल्टा एस प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू प्राइम अपॉन टी प्राइम हो जाएगा। अब इसमें क्या लेंदी करके डेरिवेशन दिया हुआ है और कंफ्यूजन करके, तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखिए कि डेल्टा एस प्राइम इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू प्राइम अपॉन टी प्राइम होता है। और हमने यहाँ पर क्यू प्राइम पॉजिटिव लिया है क्योंकि वो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। जब वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है, तो हम माइनस क्यू लेते हैं, पर क्योंकि वो अवशोषित कर रहा है इसलिए हमने प्लस का क्यू लिया है फिलहाल। अब हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का पहला नियम लगाते हैं। ऊष्मागतिकी का अगर पहला नियम लगाते हैं और वो कौन से निकाय के लिए लगा रहे हैं, ए प्राइम के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फिलहाल आप W को प्लस में ही लिखिए। क्योंकि इन जनरल फिजिक्स में हम जब भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। करेक्ट, हम क्या लिखते हैं, डी यू प्लस पी डी वी लिखते हैं। तो आप ये जो इक्वेशन 7 है इसको डायरेक्टली इसी तरह से लिखिए क्योंकि क्यू प्राइम जो है वो तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसकी चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई प्राइम हो जाएगा, और वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। बस आप इसको और इसको छोड़ दीजिए, इक्वेशन 7 को डायरेक्टली प्लस साइन के साथ में याद रख लीजिए, प्लस साइन के साथ में याद रख लीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है, E प्लस ई प्राइम, तो पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ई स्टार तो कितना हो जाएगा, 0, इसका हो जाएगा डी ई, इसका हो जाएगा डी ई प्राइम। तो अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो डेल ई प्राइम कितना हो जाएगा, माइनस का डेल ई हो जाएगा। करेक्ट, हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा इक्वेशन 7 को मैं वापस लिख रही हूँ। इक्वेशन 7 है हमारी क्यू प्राइम इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्राइम, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा अदरवाइज डब्ल्यू से, इसलिए आप डायरेक्टली प्लस साइन के साथ में ही जाना, क्योंकि इन जनरल हम प्लस साइन के साथ में लिखते हैं। प्लस यहाँ पे है डब्ल्यू प्राइम, ठीक है, क्यू प्राइम इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्राइम प्लस पी डीवी प्राइम, पी प्राइम, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान रखिए प्रेशर कांस्टेंट है और वो पी प्राइम है, ये मैंने शुरुआत में बता दिया था। तो इसको क्यू प्राइम ही रखिए। अभी अभी आपने देखा कि डेल्टा ई प्राइम जो है वो किसके इक्वल है, माइनस का डेल ई, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल ई और प्राइम हट जाएगा। इसी तरह से हमने ऊपर देखा कि v प्लस वी प्राइम जो था वो v स्टार के बराबर था और v स्टार क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ से dv प्लस dv प्राइम जो है वो 0 हो जाएगा और dv प्राइम की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का dv। तो इस dv प्राइम की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का dv, तो माइनस का p प्राइम तो एज इट इज रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा dv। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो q प्राइम ही है, बट राइट हैंड साइड के दोनों टर्म जो थे पहले पॉजिटिव थे, लेकिन अब उनको प्राइम हटाने की वजह से अब वो क्या हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। तो हम वापस किस में रखेंगे, हमारे एंट्रोपी के फॉर्मूले में रखेंगे। एंट्रोपी का फॉर्मूला था डेल्टा एस प्राइम इज इक्वल्स टू क्यू प्राइम अपॉन टी प्राइम। तो ये क्यू प्राइम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा और हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा माइनस का डेल ई प्लस पी प्राइम डेल वी अपॉन टी, क्योंकि बाहर माइनस लग गया ना तो ये माइनस दोनों के ऊपर लगा हुआ है। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम देख चुके हैं कि डेल्टा एस प्राइम, डेल्टा एस जो स्टार है पूरा जो दोनों में मिला के निकाय है वो साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा एस स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डेल्टा एस स्टार क्या था, डेल्टा एस
प्लस डेल्टा एस प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एस को तो एज इट इज रहने देते हैं और डेल्टा एस प्राइम की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ये रहा माइनस का साइन, और यहाँ पे ये आ जाएगा, टर्म हमने रख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा टी प्राइम डेल्टा एस माइनस का डेल्टा ई माइनस का पी प्राइम डेल्टा वी अपॉन टी प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी प्राइम को अपन यहां से, अब ध्यान रखना क्योंकि हमारा टी प्राइम क्या है, कांस्टेंट है, हमने शुरू में बता दिया था, प्रेशर भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इन पे डेल्टा लगने से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान रखना डेल्टा मैंने बाहर लिया है तो सारी क्वांटिटी पे डेल्टा अप्लाई करते हैं। तो यहां में मिलेगा डेल्टा ई बार प्लस, क्योंकि पी प्राइम कांस्टेंट है तो पी प्राइम तो आ जाएगा बाहर और क्या लग जाएगा, डेल्टा वी। इसी तरह से माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये टी एस है तो टी प्राइम तो कॉमन आ जाएगा और एस पे लग जाएगा डेल्टा एस, करेक्ट, ये चीज लग जाएगी हमारे पास यहाँ पे, करेक्ट, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर इसको ओपन करें तो ये टर्म मिल रहा है ना। और ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारे को मिला है माइनस का टी प्राइम डेल्टा एस, जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस का। यहाँ पे हमें मिला है प्लस का डेल्टा ई, यहाँ पे कितना है, माइनस का, और यहाँ पे हमें कितना मिला है, प्लस का पी प्राइम, और यहाँ पे है माइनस का। यानी इस पूरे टर्म के आगे अगर ऊपर वाला एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये इक्वल टू जो है इस पे माइनस लगेगा, पूरे माइनस लगेगा, ये यहाँ पे माइनस लगेगा, ये मिसप्रिंट है। मतलब एक्चुअली इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा ई प्राइम प्लस पी प्राइम वी माइनस का टी प्राइम एस, ध्यान से समझना, अपॉन टी प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमें सीधा ये इक्वेशन मिलेगा, मतलब ये वाला होगा इक्वेशन नंबर 9 माइनस के साइन के साथ में। तो माइनस के साइन के साथ में ओपन करेंगे तो माइनस का डेल टी हो जाएगा, माइनस का पी हो जाएगा, प्लस का टी आ जाएगा, जो कि डायरेक्टली हमें ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही है। आई होप ये अपन को समझ में आ गया है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब हम ये क्या करेंगे, इस डेल्टा के अंदर की जो क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, एनर्जी की है, एनर्जी में ऐड करोगे कोई टर्म तो एनर्जी के अंदर एनर्जी ही ऐड होती है और एनर्जी में से एनर्जी माइनस होती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम कैपिटल जी से डिनोट कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस का जी अपॉन टी प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इस टी प्राइम को उधर भेजें तो माइनस का जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर माइनस साइन दोनों साइड में, जब माइनस को हटाते हैं तो बीच का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अगर सिंपली डेल्टा जी में करोगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये चीज आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो हमने जी को मान लिया, ये वाला टर्म मान लिया डेल्टा के अंदर वाला, तो ये हमारा माइनस का डेल्टा जी अपॉन टी प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। और अगर हम केवल डेल्टा जी के टर्म में लिखें तो डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यही कंडीशन है साम्यावस्था की, कि साम्यावस्था में जब एक निकाय को स्थिर दाब, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, एन स्थिर ताप क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, उस वाले हीट रिजर्वर के संपर्क में रखते हैं, तो साम्यावस्था के लिए कंडीशन क्या होगी कि जी का मान न्यूनतम हो। न्यूनतम क्यों बोला, क्योंकि देखो डेल्टा जी अगर यहाँ पे या तो इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, तो मैं लेस देन वाली कंडीशन लेती हूँ। तो डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है यानी कि जी फाइनल माइनस जी इनिशियल लेस देन 0 है। और अगर फाइनल वाली वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू से घटा रहे हैं और हमें कोई टर्म नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है जी फाइनल जो है इस जी आई को उधर ले जाओ तो लेस देन क्या हो जाएगा, जी इनिशियल, यानी इनिशियली गिब्स एनर्जी ज्यादा थी, साम्यावस्था की वजह से उसकी गिब्स एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो साम्यावस्था में क्योंकि गिब्स एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो अगली बार लास्ट में क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। अगर कोई चीज ध्यान रखना, अगर यही डेल्टा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, जैसे एंट्रोपी में हुआ था, एंट्रोपी में क्या आया था, ये ग्रेटर देन 0 आया था, इसलिए हमने लिखा था कि साम्यावस्था में एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, बट यहाँ लेस देन 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साम्यावस्था में जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो अगर आपको कहा जाए एग्जाम में सवाल कैसे आएगा कि अगर कोई सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊष्मा भंडार के साथ कांटेक्ट में है तो उसके लिए साम्यावस्था प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, तो आपको ये गिब्स एनर्जी वाला डेरिवेशन करना है। हाँ, क्योंकि हमने उस वेरिएबल को जी बोला है तो इस जी को नया नाम दिया गया है, दिस जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी।
तो ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि समीकरण में जो जी है उसकी विमा एनर्जी की होती है, इसलिए इस जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है और फॉर्मूला भी अब आपको समझ में आ गया कि इसका फॉर्मूला हमने क्यों लिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको करना है, दैट्स इट। तो ये हमारा था, मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, मैं वरना भूल जाऊंगी। यस, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम में हमने सबसे पहले ये किया था, ऑल्दो इसका डेरिवेशन हमने कर रखा था, पर आप देख लीजिए, ये भी हमने किया था, ये भी हमने किया था, और ये भी हमने किया था। फिर ये मैंने नहीं करवाया था, सिर्फ यहीं तक ही करवाया था। तो ये बाकी वाला जो चीज है वो छोड़ दीजिए, आप काम का नहीं है, यही पता करना था, वो पी का फॉर्मूला जो था ना एक्सपोनेंशियल वाला वो। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम इन कांटेक्ट विद द रिजर्वर गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए एक बार, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, इसमें हिंदी वाले डेरिवेशन में याद रखना, ये लेना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लेना है ना, और इसको क्या रखना है, डेल्टा ई बार प्लस पी प्राइम डेल्टा वी बार। फिर इसकी जगह ये प्राइम आ जाएगा, फिर इसकी जगह माइनस का डेल्टा ई हो जाएगा, और इसकी जगह माइनस का डेल्टा वी हो जाएगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, जो मैंने समझाया था आपको। इसलिए ये वाली चीज मत करना आप, कंफ्यूजन होगा आपको इससे। यहाँ से निकाल लेना ई की वैल्यू, और फिर डायरेक्टली अपने पास ये आ जाएगा, उसी इक्वेशन से 7 से आ जाएगा डायरेक्टली, और फिर डेल्टा ऐसे पुट कर देना है, और फिर ये वाली कंडीशन तो हमने बता ही दी है। और यहाँ पे अपने पास माइनस आएगा, माइनस मिसिंग था, तो जी इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास नया फंक्शन आ जाएगा जी, है ना। और ये कंडीशन आ जाएगी, जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। टी को उधर भेज देंगे तो जी पे कंडीशन लग जाएगी, और ये कंडीशन आ जाएगी। और बस ये ध्यान रखना है जो यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है, कि व्हेन अ सिस्टम इज केप्ट इन कांटेक्ट विद अ हीट रिजर्वर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, इट इज नेसेसरी दैट गिब्सन फंक्शन मस्ट बी मिनिमम। जब भी लेस देन जीरो आएगा मिनिमम होगा, जब भी ग्रेटर देन जीरो आएगा मैक्सिमम। तो एंट्रोपी मैक्सिमम होती है साम्यावस्था पे, लेकिन गिब्स एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। बाकी आपको ये सब कुछ नहीं करना है।